Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. लास्ट वीडियो में मैं कॉलेज मिनट हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1813 चार्टर एक्ट क्लॉज 43 के बारे में पढ़ा था। 1 लाख रुपए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन एजुकेशन के लिए दी गई थी, हमने वो डिस्कस किया था। उसका एक्सप्लेनेशन में कॉलेज ने क्या दिया, मैं कॉलेज मिनट में क्या दिया गया, उसकी रिपोर्ट क्या थी, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं हमने मैं कॉलेज मिनट में पढ़ी। अगर हम उसके रिज़ल्ट की बात करें, अगर हम उसके इवैल्यूएशन की बात करें या इम्पैक्ट की बात करें, तो उसका इम्पैक्ट यही था कि फ़िल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई थी। फ़िल्ट्रेशन थ्योरी में क्या था कि मेन जो है हायर क्लास के लोगों को ही एजुकेट किया जाए, ताकि जो नीचे वाले लोग, और एजुकेशन जो है वो छन छन कर लोगों तक पहुँचे। केवल हायर क्लास वाले लोगों को एजुकेशन मिले और बाकी लोगों को एजुकेशन जो है उन लोगों के थ्रू मिले। जो पैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इंडियन एजुकेशन के लिए दिया गया था, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ ये था कि हम इंडियंस को जो है एजुकेट करेंगे, लेकिन जो है उनको हम उतना ही एजुकेट करें जितना कि वो हमारे काम आ सके। हम जो है उन लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे सकें, अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में काम करवा सकें उनसे, और हम अपने लिए जो है कर्मचारी बना सकें। मीन्स जो है हम एक तरीके का वो स्वार्थी था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पैसे की बात की थी कि कहाँ पर खर्च किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनका ये स्वार्थ भी था कि हम इंडियंस को एजुकेट करेंगे, लेकिन जो है हम उनको अपना गुलाम ही बनाए रखेंगे, और हम जो है उनको डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स भी देंगे, बट उनसे काम जो है एज अ स्लेव ही उनसे कराया जाएगा, है ना। तो ये पॉलिसी थी, ये सब चीज़ें हमने मैकॉले में डिस्कस की थी। तो कोई बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि इंडियंस तो फिर भी वैसे के ही वैसे थे। केवल कुछ लोगों को ही एजुकेशन मिल पाई, और वो भी केवल हायर क्लास के लोगों को। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि मैकॉलेज मिनट्स में जो है इंडियंस तक एजुकेशन पहुँची नहीं, और हालत उनकी बहुत दयनीय ही रही, बहुत अच्छी कंडीशन उनकी नहीं रही। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद आता है वुड डिस्पैच। जैसा कि हमें पता है कि हम जानते हैं कि हर 20 ईयर्स के बाद जो है एक रिवाइवल का टाइम आता है ना। कोई भी चीज़ अगर हम कुछ भी अप्लाई करते हैं या कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं, तो हम थोड़े टाइम बाद उसमें कमियां ज़रूर देखते हैं, और हम जो है उसको और अच्छे से नेक्स्ट जब हम उसको कोई भी चीज़ को बनाएंगे तो हम उसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, और पिछली कमियों को जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके का कुछ हमारा वुड डिस्पैच भी आया। जब हमारा रिवाइवल का टाइम आया आफ्टर 20 ईयर्स, पहले जो था हमारा 1813 था, 1813 से हम 1833 आए। 1833 में जो है स्टार्टिंग हो चुकी थी मैकॉलेज मिनट की। मैकॉले जो है भारत आए थे 1834 में, मतलब आसपास ही समझे। तो अब जो है 20 साल बाद जो अब हम आते हैं 1853 में। तो 1853 में की अगर हम बात करें, तो उस समय जो है हमारे इंडियन गवर्नर जो थे वो हमारे थे लॉर्ड डलहौजी, और चार्ल्स वुड जो आए थे वो थे हमारे उस समय प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक, इसको हम ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है वो डिस्पैच थे। जब काफ़ी हालत जो है ख़राब हो गई इंडियन एजुकेशंस की, इंडियंस की हालत काफ़ी दयनीय हो गई, मतलब कहीं पर भी जो है एजुकेशन जो है उनको नहीं दी जा रही थी, या जो भी उनके लिए पैसा अनुदान राशि जो मिली थी मैकॉलेज मिनट में, ऐसा लग रहा था कि कहीं भी जो है पैसे को जो है ठीक जगह पर या इंडियंस की एजुकेशन पर खर्च नहीं किया जा रहा है। स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो उस समय जो है चार्ल्स वुड को एज अ चेयरपर्सन या एज अ कमिटी का जो है मेन हेड बुलाकर जो है उनको कहा गया कि आप जो है, हम जो अभी तक हमारी इंडियन एजुकेशन जो चल रही है, आप इस पर रिसर्च करें और हमें एक रिपोर्ट बनाकर दें कि किस तरीके से हम इंडियंस को एजुकेट कर सकते हैं। क्योंकि अब तक तो जैसा चला आ रहा था ठीक है, लेकिन अब जो है हम बहुत लंबे टाइम तक इंडियन एजुकेशन को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। हमें उन्हें एजुकेट करना ही होगा, चाहे अब हम उनको अपने स्वार्थ के लिए करें, चाहे हम उनके डेवलपमेंट के लिए करें, लेकिन हमें इंडियंस को एजुकेशन देनी ही होगी। अब हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो है लॉर्ड डलहौजी ने ये काम चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया ये काम। अब उन्होंने जो है ये काम उनको दिया गया था
1853 में मीटिंग हुई थी। यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन जो हम कह सकते हैं कि चार्ल्स वुड ही थे। तो इनको जब ये काम दिया गया तो इन्होंने ये काम लिया और वापस अपने इंग्लैंड, जहाँ पर भी इनका होम टाउन था या जहाँ पर भी इनका रेजिडेंस था, ये वहाँ वापस चले गए। उसके बाद 1 साल तक इन्होंने काफ़ी वर्क किया, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी मंथन किया इन सब चीज़ों पर, अपनी कमेटी के मेंबर्स के साथ जो है बातचीत की, डिस्कशन किया, काफ़ी सोचा समझा, सब चीज़ की इन्होंने जो है एक रिपोर्ट बनाकर 1854 में जो है वहाँ से इंग्लैंड से जो है लॉर्ड डलहौजी को डिस्पैच की। तो इसीलिए जो है हम इसको वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट थी ये इन्होंने इंग्लैंड से इंडिया डिस्पैच की थी लॉर्ड डलहौजी को, राइट। तो इसीलिए हम जो है इनको वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको हम वुड डिस्पैच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसको जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना को हम अगर इसका हम हिंदी में मीनिंग देखें तो मैग्ना माने एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट से है, और कार्टा जो है हम डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, बहुत सारे पेजेस इसमें थे, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी, बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी। तो इसीलिए जो है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा जो है पहले भी हमने इसको सुना होगा, क्योंकि इसमें जो है राइट्स की बात की गई थी। पहले भी एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, क्योंकि अब ये भी एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था। ये फर्स्ट टाइम जो है इंडियन एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें कही गई थी, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस थी, काफ़ी बड़ा ये एक डॉक्यूमेंट था। तो इसको जो है हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा गया। अच्छा, अब हम इसकी बात करें तो ये जो डॉक्यूमेंट डिस्पैच किया गया था ये 1854 में 19 जुलाई 1854 को डॉक्यूमेंट डिस्पैच किया गया था फ्रॉम इंग्लैंड। तो इसीलिए जो है ये वुड डिस्पैच हम इसको कहते हैं। अब हम इसके रिकमेंडेशंस की बात करें तो पहली रिकमेंडेशंस इसमें क्या कही गई कि टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इंडियंस इज़ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कहा, वुड डिस्पैच ने जो है रिकमेंडेशन में कहा कि जो इंडियंस को एजुकेशन देने की जिम्मेदारी है ये अब जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। एम्फसाइज द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस टू मेक देम लर्न अबाउट वेस्टर्न लैंग्वेजेस। अगर आपको इंडियंस को वेस्टर्न लैंग्वेजेस सिखानी है तो उनको पहले इंडियन लैंग्वेजेस यूज़ करने देना चाहिए। पहले वो अपनी ही लैंग्वेज यूज़ करें और धीरे धीरे जो है उन लैंग्वेज के थ्रू ही उन्हें वेस्टर्न लैंग्वेज की तरफ मोड़ा जाए। प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये एक बहुत अच्छी बात कही थी वुड डिस्पैच में, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया गया था। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो है अक्सर डायरेक्ट अगर स्कूल में एडमिशन्स लेते हैं तो वो एकदम से इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो वुड डिस्पैच ने अपनी रिकमेंडेशन में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कहा था कि पहले जो है प्राइमरी स्टेज में जो है बच्चों की जो मीडियम ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा वो क्या होना चाहिए, वो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, वो हमारी मदर टंग होनी चाहिए। सेकंड की हम बात करें, सेकेंडरी स्कूल्स एंग्लो वर्नाकुलर, और सेकेंडरी में जब बच्चे जाएं तब आप जो है उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों की तरफ मोड़ सकते हैं। तब आप उनको जो है थोड़ी इंग्लिश सिखाएं और थोड़ी हिंदी सिखाएं। तीसरे की बात करें कि कॉलेज लेवल में इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, और अगर हम इससे और ऊपर जाएं तो जब हम कॉलेज में जाएं तो वहाँ पर जो है आप इंग्लिश को कंपलसरी कर सकते हैं। वहाँ पर जो है इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश कंपलसरी आप करें। यूनिवर्सिटीज़ बनाई जानी चाहिए। वो डिस्पैच ने कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएं और बिग सिटीज़ में बनाई जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो बनेंगी वो लंदन के मॉडल पर बनाई जाएं, और बिग सिटीज़ जैसे बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं। ठीक, और वो उनका जो ढांचा होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, जो मॉडल होगा वो लंदन यूनिवर्सिटी बेस्ड होगा। इंडियन लैंग्वेज शुड बी गिवन प्लेस इन द करिकुलम, बहुत अच्छी चीज़ ये वुड डिस्पैच में कही गई कि इंडियन करिकुलम है ना, इंडियन लैंग्वेज को जो है अपने करिकुलम में जगह हमें देनी चाहिए। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट शुड बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक गवर्नमेंट स्कूल
ज़रूर खोला जाना चाहिए, एक होना ही चाहिए। भले ही एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज कम था, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट कॉलेज होते ही नहीं थे ही नहीं कि जहाँ पर इंडियन जो है कह सके कि यहाँ पर हम सभी गरीब बच्चे या गरीब इंडियंस जो है वहाँ पर जाके पढ़ सके। तो कहा गया कि हर ज़िले में जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी वुड डिस्पैच की। एन एजुकेशनल डिपार्टमेंट शुड बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस, और जांच करने के लिए कि क्या चल रहा है, कहाँ पे अच्छी पढ़ाई चल रही है, क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे हम आगे बढ़े, ये सब चीज़ें देखने के लिए जो है एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो है हर प्रोविंस में जो है, हर प्रांत में होना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस वॉज अनाउंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी चाहिए कि एक पैसे से मदद की जानी चाहिए सबकी, लेकिन वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए कि ये अंग्रेज़ के बच्चे हैं, ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये इंडियंस हैं। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और बिना भेदभाव के जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी चाहिए, एक हेल्प दी जानी चाहिए। ग्रांट इन एड शुड बी गिवन टू स्कूल्स। ग्रांट इन एड जो है वो स्कूल्स को दी जानी चाहिए। किस लिए दी जानी चाहिए? सैलरी के लिए दी जानी चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, है ना, स्कूल के कंस्ट्रक्शन के किसी काम के लिए दी जानी चाहिए, लाइब्रेरीज़ के लिए दी जानी चाहिए, लैब्स के लिए दी जानी चाहिए। तो जो है ग्रांट इन एड जो है ये भी एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन थी वुड डिस्पैच की कि जो है इस तरीके से पैसा दी जानी चाहिए ताकि स्कूल को हम अच्छे से रन कर सके। टीचर्स अच्छे होंगे तो अच्छी सैलरी भी लेंगे, अच्छी सैलरी होगी टीचर्स की तो टीचर्स अच्छे से काम भी करेंगे, अच्छे काम होंगे। और स्कूल्स में क्या है, लाइब्रेरीज भी होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे, उनको बुक्स के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। लैब्स होंगी तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी, एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है स्कूल में होनी चाहिए, और स्कूल्स के लिए जो है इन कामों के लिए जो है ग्रांट इन एड ज़रूर दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। अब टीचर्स तो अच्छे ही चाहिए, है ना, तो टीचर्स के में क्वालिटी के लिए, क्वालिटी टीचर्स के लिए जो है उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। वुमेन एजुकेशन शुड बी एनकरेज। मैकाले की अगर हम बात करें, मैकालेज मिनट में जो है कहीं भी वुमेन की एजुकेशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन यहाँ पर वुड डिस्पैच ने बहुत अच्छी बात कही है कि वुमेन्स की एजुकेशन को भी एनकरेज किया जाना चाहिए। प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर एंड इंडिजीनियस लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अगर हम मैकालेज मिनट की बात करें तो उसने निगलेक्ट कर दिया था, वहाँ पर उन्होंने फ़ंड जो है पूरा स्टॉप कर दिया था कि ओरिएंटल किसी भी लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, किसी भी चीज़ के लिए जो है फ़ंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वुड डिस्पैच की ये बहुत अच्छी बात है, इसकी आप मेरिट में भी ये लिख सकते हैं कि वुड डिस्पैच के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उन्होंने ओरिएंटल लिटरेचर के लिए, है ना, ओरिएंटल लिटरेचर एंड इंडिजीनियस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कहा, और उनको जो है हेल्प देने के लिए भी कहा गया। इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अब ये है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश तो वुड के खून में समाई ही है, क्योंकि वो खुद भी एक इंग्लिश ही थे, तो इंग्लिश लोगों को प्रमोट करते ही थे, कहीं ना कहीं ऐसा था, मैकॉले से रिलेशन था ही उनका। तो उन्होंने भी ये बात वहीं एज इट इज़ सेम टू सेम ही कही। मैकाले ने बस इस तरीके से कहा कि बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में जो है इंग्लिश कंपलसरी कर दी जाए। वुड डिस्पैच ने बस उसको थोड़ा सा घुमाकर कह दिया कि प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाए, कि मतलब ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाए जिन लोगों को इंग्लिश आती हो। तो कहने का मतलब सेम ही है, बट लेकिन यह है कि वुड डिस्पैच ने थोड़ा घुमा कर बोला, मैकाले ने सीधे सीधे बोल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैकाले में कहीं पर भी हमें ऐसी कोई मेरिट नज़र नहीं आई जो हमारे काम की हो, बट वुड डिस्पैच में जो है काफ़ी अच्छी बातें जो है हमारे इंडियन एजुकेशन के लिए कही गई हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है डीमेरिट्स इतनी नहीं है इसमें। अगर हम देखें तो मेरिट्स ज़्यादा काउंट होती हैं। अच्छा, तो ये प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट जॉब विल बी गिवन टू ओनली इंग्लिश एजुकेटेड पर्सनस, कि जो इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन है उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, राइट। चलिए, अब इसके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट हमारा सबसे पहला आता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश इन ऑल द प्रोविंसेस। अब जैसे कि रिकमेंडेशन दी गई थी तो उसका प्रभाव भी क्या पड़ा
कि हर प्रोविंस में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट्स खोल दिए गए। अब जहाँ पर भी स्कूल्स हैं, जहाँ पर भी एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ से बीच बीच में ये चेक कर सकते हैं, बीच बीच में ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पर कमी दिखाई दे रही है, कहाँ पर टीचर्स नहीं है, कहाँ पर बच्चे नहीं हैं, कहाँ पर बच्चे डिज़र्विंग नहीं है, या कहाँ पर बच्चों में जो है कमी आ रही है, या कौन से बच्चे जो है डिज़र्विंग है, किन बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं, पुअर बच्चे हैं, रिच बच्चे हैं। तो ये सारी तरह की चीज़ें, ये इंस्पेक्शन के लिए जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए गए सारे प्रांतों में, प्रोविंसेस में। ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन ऑल द प्रोविंसेस। अब सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये ग्रांट इन एड सिस्टम जो है वो शुरू कर दी गई। स्कूल्स भी खोल दिए गए, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी देनी शुरू करी, और टीचर्स की सैलरी के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए भी, लैब्स के लिए भी, लाइब्रेरी के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा शुरुआत थी उनकी। हर प्रांत में जो है ये काम भी शुरू कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। जैसे कि अभी हमने देखा था कि उनकी रिकमेंडेशन में थी कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए, और जो यूनिवर्सिटीज़ हो वो जो है लंदन बेस्ड, लंदन मॉडल के बेस पर जो है बनाई जाए। तो ऐसा हुआ भी, तीनों जगह जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो है यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश कर दी गई। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन बिकम इंग्लिश। अब हायर के लिए तो उन्होंने कहा ही था कि हायर एजुकेशन में जो है इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए और मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है इंग्लिश कर दिया जाए, तो वो कर दिया गया। एजुकेशन बिकम अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट। और अब तक क्या है, अब जो है एजुकेशन स्टेट के अंडर में आ गई। तो ये तो हमारे इम्पैक्ट थे जो कि वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशंस थी उनके इम्पैक्ट पड़े। अब इवैल्यूएशन अगर हम करें इस चीज़ का, तो इवैल्यूएशन में क्या दिया गया है, एडिकेट स्ट्रेंथ वाज गिवन टू एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो है काफ़ी जोर दिया गया। फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज इग्नोर्ड। अब जो हमारी मैकॉलेस की फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, जिसमें कि कहा गया था कि केवल हायर क्लास के लोगों को ही एजुकेशन दी जाए और बाकी लोगों को जो है उन्हीं लोगों के थ्रू जो है एजुकेशन मिलेगी। लेकिन वुड डिस्पैच ने जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरीके से इग्नोर किया और मास एजुकेशन की तरफ रुख किया कि सब लोगों को, कि अगर विकास करना है, अगर हमें अपना विकास करना है, हमें बच्चों का विकास करना है, हमें अपने समाज का विकास करना है, हमें अपने देश का विकास करना है, तो हमें मास एजुकेशन की तरफ जाना होगा। हमें जन शिक्षा देनी होगी, हर व्यक्ति को शिक्षा देनी होगी, और एलिमेंट्री एजुकेशन जो है सबसे बहुत ज़रूरी है। हमें हर व्यक्ति को शिक्षा देनी है। हमें फिल्ट्रेशन थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर करना है। केवल वहाँ पर सिर्फ हायर क्लास के लोगों को, रिच पीपल को ही एजुकेशन मिल रही है, और बाकी लोगों का क्या है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सब लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा, सब लोगों को एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। कुछ लोगों को एजुकेट करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने मास एजुकेशन पर फोकस ज़्यादा किया और फिल्ट्रेशन थ्योरी को पूरी तरीके से इग्नोर किया। फ्रेमवर्क फॉर विमेन एजुकेशन, वोकेशनल एंड मास एजुकेशन वॉज प्रेजेंटेड। अब जो है फ्रेमवर्क बनाया गया। अभी तक विमेन एजुकेशन को इग्नोर किया गया था, अभी तक कोई बात आई नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर विमेन एजुकेशन को भी जोड़ा गया। प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, वोकेशनल और मास एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा गया, और उसके लिए जो है एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि बच्चों को जो है व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जाए, ताकि वो अभी से कुछ ना कुछ काम करना सीख लें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं, है ना, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में होते हैं वो अपना लिटरेरी एजुकेशन को आगे हायर एजुकेशन तक कर सकते हैं, वो आगे हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनका मन कहीं दूसरी तरफ होता है, कि जैसे कोई कंप्यूटर में किसी का बहुत अच्छा हाथ है, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, कोई संगीत में बहुत अच्छा है, कोई बागवानी में बहुत अच्छा है ना, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क्स में बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है उन्होंने एक वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट करी, ताकि जो है जो बच्चे हायर स्टडीज़ ना करना चाहें, या वोकेशनली कोई बिज़नेस करना चाहें, या टेक्निकल किसी उसमें जाना चाहें, फील्ड में जाना चाहें, तो हम जो है उनको वोकेशनल एजुकेशन दे सकते हैं। तो ऐसा एक फ्रेमवर्क जो है विमेन एजुकेशन के लिए और वोकेशनल एजुकेशन के लिए बनाया गया। फंड्स वर अरेंज्ड फॉर द प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड लिटरेचर। बहुत ही अच्छी बात है ये, बहुत ही बढ़िया। मैं कॉलेज में जो है ये बिल्कुल फंडिंग जो है ओरिएंटल लिटरेचर और लैंग्वेज के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन वुड डिस्पैच ने जो है यहाँ पर उसको बहुत ही बढ़ावा दिया। उन्होंने व्यवस्था की, उन्होंने फंड्स को जो है अरेंज किया प्रिंटिंग के लिए भी
और पब्लिकेशंस के लिए भी, ओरिएंटल लर्निंग के लिए भी, इंडियन जो साहित्य था उनको आगे बढ़ाने के लिए और लिटरेचर के लिए भी जो है फ़ंड्स की पूरी व्यवस्था करी कि इनको जो है फ़ंड्स इनके लिए अरेंज किया जाए। और इनको जो है जैसे इंग्लिश लिटरेचर आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से हमें हिंदी इंडियंस के साहित्य को भी आगे बढ़ाना ही चाहिए। अटेंशन वॉज पेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर। और ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन क्या दी गई कि टीचर्स जो हैं, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं अगर टीचर्स अच्छे होंगे तभी तो बच्चे अच्छे होंगे। टीचर्स ही अगर अच्छे नहीं होंगे या टीचर्स ही क्वालिफाइड नहीं होंगे या टीचर्स ही पढ़ाने में सही नहीं होंगे, टीचर्स को ही काम करना नहीं आएगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो इसीलिए टीचर्स पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा और अटेंशन दी जाएगी कि जब हम टीचर्स का अपॉइंटमेंट करें तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिफाइड हों, बहुत ही अच्छी टीचर्स हों, सभी कुछ जो है मीन्स टीचर क्वालिटी वाइज जो है टीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो उनको जो है उनका अपॉइंटमेंट बहुत सोच समझ कर किया जाए और उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये थे हमारे इवैल्यूएशन जो कि वुड डिस्पैच में आए। तो ये आज हमने किया वुड डिस्पैच, इसको हम हिंदी में कहते हैं वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो मैकॉलेज मिनट के बाद जो है हर 20 ईयर्स के बाद जब रिवाइवल का टाइम आता है तो वुड डिस्पैच का टाइम आया, राइट। जैसे कि आफ्टर 20 ईयर्स वहाँ पर 1833 में हुआ तो यहाँ पर 53 में जो है वुड इंडिया आए थे। यहाँ पर जो है एक मीटिंग हुई उनकी। इस समय जो है हमारे गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे मैकॉलेज में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और हमारे उसके बाद वुड डिस्पैच के टाइम पे लॉर्ड डलहौजी थे, राइट। लॉर्ड डलहौजी की और लॉर्ड वुड की दोनों की मीटिंग हुई। लॉर्ड डलहौजी ने जो है इनको वुड को जो है कमेटी का मेंबर या अध्यक्ष हम कह सकते हैं, अध्यक्ष कमेटी का हेड जो हम बोल सकते हैं उनको बनाया। चेयरपर्सन आप बोल सकते हो, चेयरमैन आप बोल सकते हो। तो उनकी अध्यक्षता में जो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कि इंडियन एजुकेशन को अब बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो आप जो है इसको आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम इंडियन को जो है एजुकेट करें, इसको जो है आप एक रिपोर्ट तैयार करके दें। इसमें अभी तक जितना हुआ है उन सबको पढ़ें, क्योंकि मैकॉलेज मिनट में अगर हम देखें तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं नज़र आता, हमें सब कमियां ही दिखाई देती है और हमें पूरी तरीके से दिख रहा है कि इंडियन एजुकेशन को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है, अगर हमें अपने समाज का डेवलपमेंट करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो फिल्ट्रेशन थ्योरी काम नहीं आएगी। हर व्यक्ति को जो है एजुकेट करना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को एजुकेट होना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को जो है शिक्षा देनी ही पड़ेगी। तो ये बहुत कंपलसरी है। तो इस रिगार्डिंग जो है वुड डिस्पैच, वुड को जो है ये दिया गया, काम दिया गया। वुड जो है ये काम लेकर अपने इंग्लैंड होम टाउन अपने वापस चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि उन्होंने 19 जुलाई 1854 को डिस्पैच की लॉर्ड डलहौजी को, इसीलिए हम इसको वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में जो है इसको समझाया जाए। अब हम नेक्स्ट वाली जो है हमारी, इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा आएगा शायद वुड डिस्पैच हंटर कमीशन, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हंटर कमीशन के डिस्कशन के साथ मिलेंगे, उसके कुछ मेन पॉइंट्स के साथ मिलेंगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ मिलेंगे उसके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आया हो, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।